हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर चुके होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जिस टॉपिक को आज पढ़ेंगे बच्चों, वो है हमारा कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वैसे बच्चों, जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें और बच्चों पसंद आए तो उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपके मन में ये बातें आ रही होगी कि सर कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा किसे जाता है, कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है। तो बच्चों, अगर कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा किसे जाता है, इसको समझने से पहले हमें इसकी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाए तो इसका पहला ही वर्ड कहता है कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्परेटिव का मतलब होता है बच्चों कंपेयर करना। अब यहां पर बात ये आती है कि सर हम कंपेयर किसका करेंगे। ध्यान से समझिएगा, कहता है कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नाम ही देखा जाए तो कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि जो हम कंपेयर करेंगे वो किसका कंपेयर करेंगे? वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपेयर करेंगे। तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी किसका कंपेयर करेंगे? तो कहा गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो भी आपके फाइनेंशियल आइटम्स होते हैं या जो भी आपके फाइनेंशियल डेटा होते हैं, हम उन सभी फाइनेंशियल आइटम्स और डेटा का कंपेयर करते हैं। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम या डेटा का कंपेयर करते हैं तो हमें मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और साथ ही साथ हमारे बैलेंस शीट को शामिल किया गया है। हमें मालूम है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किसे इंक्लूड किया गया है, तो मेनली इंक्लूड किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को। तो जो हम कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल आइटम या डेटा का, वो आपका किनका फाइनेंशियल आइटम और डेटा होंगे? वो होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के। जो आपके फाइनेंशियल आइटम और डेटा होंगे वो आपके किनके होंगे? वो होंगे आपके बैलेंस शीट के। इसका मतलब कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत हम कंपेयर करेंगे अपने फाइनेंशियल डेटा का या फाइनेंशियल आइटम का, वो ऑलवेज कौन होंगे? वो होंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेटा या उनके आइटम, या वो होंगे आपके बैलेंस शीट के डेटा या उनके आइटम। और जब इनका हम कंपेयर करते हैं बच्चों, जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का हम लोग कंपेयर करते हैं, इसके डेटा का, इसके आइटम का कंपेयर करते हैं, या जब हम लोग बैलेंस शीट के डेटा का या उसके आइटम का कंपेयर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के डेटा या आइटम का कंपेयर किया जाता है तो इसे कहा जाता है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। उसी प्रकार जब हम बैलेंस शीट के आइटम्स या डेटा का कंपेयर करते हैं
तब इसे हम लोग कहते हैं बच्चों कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। तो यहां पर अब जो सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं वो ये समझने वाली बातें हैं कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के जो डेटा होंगे या जो आइटम होंगे या जो बैलेंस शीट के डेटा या आइटम होंगे क्या खुद से वो अपना कंपेयर कर सकता है। समझने वाली बात है, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आइटम होंगे, चाहे वो आपके सेल्स हो, चाहे वो आपके सैलरी हो, चाहे वो आपके वेजेज हो, क्या वो खुद से अपने आप का कंपेयर कर सकता है। या उसी प्रकार अगर बैलेंस शीट के आइटम या डेटा को देखा जाए, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो आपके लैंड एंड बिल्डिंग हो, क्या वो खुद से अपने आप का कंपेयर कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कंपेयर करने के लिए आपके पास टू और मोर ईयर के क्या होने चाहिए, 2 और मोर ईयर के डेटा या आइटम्स होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक सालों के डेटा या आइटम होने चाहिए, क्योंकि अकेला आइटम कभी अपने आप का कंपेयर नहीं कर सकता है। तो यहां कंपेयर होने के लिए, यहां कंपेयर करने के लिए कम से कम आपके पास 2 या 2 से अधिक ईयर्स के क्या होने चाहिए, डेटा होने चाहिए। और ध्यान से बच्चों, ये जो डेटा और आइटम होने चाहिए जिसका आप कंपेयर करोगे, ये जो डेटा या आइटम होने चाहिए जिसका आप कंपेयर करोगे, वो आपके सेम आइटम्स या सेम नेचर के डेटा या आइटम होने चाहिए। कहने का मतलब क्या कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के आइटम का या डेटा का कंपेयर करेंगे तो वो आइटम अगर इनकम का होगा तो कंपेयर भी किसके साथ किया जाएगा, इनकम के साथ किया जाएगा। वो आइटम अगर इनकम का होगा तो कंपेयर भी किसके साथ किया जाएगा, इनकम के साथ किया जाएगा। हाँ, एक आपके प्रीवियस ईयर के होंगे तो एक आपके करेंट ईयर के होंगे। उसी प्रकार अगर मैं एक्सपेंसेस का कंपेयर करूंगा तो वो भी किसके साथ करूंगा, उसी जैसे एक्सपेंसेस के साथ, उसी जैसे एक्सपेंसेस के साथ। यहां पर भी जो आपके ईयर होंगे, एक प्रीवियस ईयर होंगे और एक आपके करंट ईयर होंगे, तभी उन दोनों का आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, जो आपके सेम नेचर और सेम आइटम के होने चाहिए। कहने का मतलब कि अगर इनकम में सेल्स होगा प्रीवियस ईयर का, तो अगला इनकम जो करंट ईयर का होगा वो भी आपके क्या होंगे, सेल के होंगे। अगर एक्सपेंसेस में सैलरी अगर आप कंपेयर कर रहे हो सैलरी का, तो वो अगर प्रीवियस ईयर का सैलरी है तो नेक्स्ट यानी अगले जो करंट ईयर के भी होंगे वो भी आप किसको लोगे, सैलरी को लोगे, तभी आप उसको कंपेयर कर सकते हो। इसलिए कहा गया कि वो आइटम कैसे होने चाहिए, सेम आइटम होने चाहिए या सेम नेचर के होने चाहिए। सेम उसी प्रकार कहा गया है बच्चों कि अगर बैलेंस शीट में भी हम कंपेयर करेंगे अपने डेटा या आइटम का, तो एसेट का कंपेयर क्या हम कभी लायबिलिटी के साथ कर सकते हैं? नहीं बच्चों। तो एसेट का भी कंपेयर हम करेंगे तो वो भी किसके साथ करेंगे, एसेट के साथ। हाँ, एक प्रीवियस ईयर का एसेट होगा तो एक करंट ईयर का होगा। उसी प्रकार अगर लायबिलिटी का कंपेयर करेंगे बच्चों तो वो भी किसके साथ करेंगे, लायबिलिटी के साथ करेंगे। तो ये भी क्या होने चाहिए, सेम नेचर या सेम आइटम्स होने चाहिए, तभी हम उसका कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों?
तो ये था आपका बच्चों कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं कि कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन कहता क्या है। कहता है दो या दो से अधिक फाइनेंशियल ईयर के डेटा को, आइटम को जब आप इस प्रकार से उसे अरेंज करते हो, इस प्रकार से उसे अरेंज करते हो ताकि आप उसका कंपेयर कर सको और उससे कंक्लूजन निकाल सको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डेटा का या आइटम का, वो किस पर्पस से करते हैं? उसका एनालिसिस करने के पर्पस से करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करने के पर्पस से करते हैं, उनका कंक्लूजन जानने या रिजल्ट या डिसीजन लेने के पर्पस से करते हैं। क्योंकि बिजनेस से जुड़े अलग अलग यूजर्स होते हैं और प्रत्येक यूजर्स अपनी नीड या अपने इंपॉर्टेंस के अनुसार अपने फाइनेंशियल ईयर को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं ताकि उसके बेस के आधार पर वो डिसीजन ले सके। तो कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या? सिंपल में कहा गया कि जब दो या दो से अधिक ईयर्स के बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जब डेटा को आप इस प्रकार से अरेंज करते हो ताकि आप उसके आधार पर कंपेयर कर कंक्लूजन निकाल सकते हो, निष्कर्ष निकाल सकते हो, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखते हैं बच्चों, कहता है एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स द कंपैरिजन ऑफ डेटा। देखिए यहां पर वही कहा जा रहा है, किसका कंपेयर किया जाएगा? डेटा का कंपेयर किया जाएगा। ऑफ टू और मोर consecutive accounting period is known as comparative financial statement। और ये जो डेटा का कंपेयर आप करोगे वो क्या होने चाहिए? दो या दो से अधिक सालों के होने चाहिए और वो भी consecutive accounting period के होने चाहिए। तब इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे कहता है सच अ स्टेटमेंट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ये जो स्टेटमेंट आपका जो स्टैब्लिश करता है वो क्या स्टैब्लिश करता है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। किसके बीच? बिटवीन आइटम्स के बीच। यानी कि जो आपके दो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स के बीच वो क्या करता है? रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है कंपेयर करके। आगे कहता है दैट अपीयर ऑन द सेम रॉ ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेम रो में अपीयर होते हैं। आगे फिर कहता है इट डिस्क्लोज चेंजेस इन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी डिस्क्लोज करता है कंपेयर करके, क्या? उसके चेंजेस को डिस्क्लोज करता है, यानी उनमें क्या चेंजेस आए। अगर एक इनकम का दूसरे इनकम के साथ कंपेयर कर रहे हैं या एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्या चेंजेस आए, उस चेंजेस को भी यहाँ पर क्या करता है? डिस्क्लोज किया जाता है। ओवर टाइम इन बोथ रुपीज एंड परसेंटेज फॉर्म। और ये किस रूप में चेंजेस को डिस्क्लोज किया जाता है? या तो वो रुपीज के रूप में डिस्क्लोज किया जाएगा, रुपीज के रूप में डिस्क्लोज किया जाएगा और परसेंटेज के रूप में डिस्क्लोज किया जाएगा। यानी रुपीज और परसेंटेज दोनों के रूप में डिस्क्लोज किया जाएगा। फिर आगे कहता है each items on a row for on financial period is compared with the same item in a different period। वही बात करता है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर के आइटम होने चाहिए, यानी प्रत्येक आइटम होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए? सेम आइटम होने चाहिए, लेकिन अलग अलग पीरियड के होने चाहिए, डिफरेंट पीरियड के होने चाहिए। और ये जब आइटम को आप कंपेयर करते हो तो जो रिजल्ट आता है, सोन द रिजल्ट किस रूप में दिखाया जाता है? वो एब्सोल्यूट चेंजेस के रूप में दिखाया जाता है। एब्सोल्यूट चेंजेस का मतलब कि उनमें कितने
इंक्रीज किए गए हैं या उनमें क्या डिक्रीज हुआ है। तो ये चेंजेस आपके कहलाते हैं एब्सोल्यूट चेंजेस। अब फिर से समझिएगा बच्चों, क्योंकि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन करते हैं तो यहां पर मेनली हम किसका कंपेयर करते हैं, मेनली हम कंपेयर करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और अपने बैलेंस शीट का। तो अगर टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखा जाए तो वो कितने प्रकार के होंगे। तो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, या तो वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े होंगे या तो वो आपके बैलेंस शीट से जुड़े होंगे। तो अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स को देखा जाए तो वो कितने प्रकार के होंगे, वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या उसे हम लोग कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, और दूसरे को कहा जाता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो ये था बच्चों आपका कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग देखेंगे बच्चों कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट क्या होता है या किसे कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों ये हम देखने का काम करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।